इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। और देखिए लगातार हम लोग इंपॉर्टेंट बातें करते चले आ रहे हैं। बताइए पी ब्लॉक एलिमेंट में 15 ग्रुप एलिमेंट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। अब हम लोग बात करेंगे बताइएगा प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट की। सबसे पहले उसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की बात करेंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड की बात करेंगे। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन या फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड की बात करेंगे। आपको बता दें ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म वोलेटाइल ट्राइहाइड्राइड, यानी बताएगा इस ग्रुप 15 एलिमेंट के सारे एलिमेंट बताएगा वोलेटाइल यानी जो वेपर बना सकें ऐसे ट्राइहाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं विद फार्मूला ES3। और ई की जगह पर हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ले सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर ई की जगह पर हम लोगों ने एन लिया तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। ई की जगह पर अगर फास्फोरस लिया तो PS3 बन गया यानी फास्फीन हो गया। ई की जगह पर अगर हम लोगों ने AS लिया तो ASS3 बन गया मतलब आर्सीन बन गया। ई की जगह पर अगर SB लिया तो SBS3 बन गया मतलब एंटीमोनिन बन गया। ई की जगह पर अगर हम लोगों ने बिस्मथ लिया तो BiS3 यानी बिस्मथीन का फॉर्मेशन हो गया। और देखिए अमोनिया नॉर्मली बहुत सारे मेथड से बनाया जाता है, लेकिन अमोनिया NH4Cl यानी नौसादर साल्ट ऑफ अमोनिया जो होता है उससे भी मिलता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिखा दिया अमोनिया किससे, साल्ट ऑफ अमोनिया यानी नौसादर होता है, NH4Cl से मिलता है। और बताइएगा अमोनिया ये सारे के सारे वोलेटाइल ट्राइहाइड्राइड हैं, चाहे अमोनिया ले लें या फास्फीन ले लें, आर्सिन ले लें, एंटीमोनिन ले लें या बिस्मथीन ले लें। तो याद रखिएगा ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट बताइएगा वोलेटाइल ट्राइहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। और वोलेटाइल ट्राइहाइड्राइड इसका मतलब ये वेपर बना सकते हैं। और देखिए अब इनके बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम अगर यहाँ पर देखें तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और याद रखिएगा बॉन्ड लेंथ का कैसा रिलेशन है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन से बिस्मथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब 15 ग्रुप के एलिमेंट की बॉन्ड लेंथ टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से टॉप टू बॉटम बताइएगा डिक्रीज करती है, इसलिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। इसके आगे की बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात करें। बॉन्ड एंगल डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल है, डाइपोल मोमेंट है, बेसिक कैरेक्टर है, थर्मल स्टेबिलिटी है एंड बॉन्ड एनर्जी, ये डिक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। याद रखिएगा बॉन्ड एंगल, डाइपोल मोमेंट, केमिकल बॉन्डिंग में इसको पढ़ाया भी गया था। बॉन्ड एंगल, डाइपोल मोमेंट, बेसिक कैरेक्टर और थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। याद रखिए 15 ग्रुप एलिमेंट में यानी 5th A ग्रुप में बॉन्ड एंगल, डाइपोल मोमेंट, बेसिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जबकि रिड्यूसिंग पावर, एसिडिक कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ, पॉइजनस नेचर, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम से। याद रखिएगा रिड्यूसिंग पावर, एसिडिक कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ, पॉइजनस नेचर, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो याद रखेंगे बॉन्ड एंगल, डाइपोल मोमेंट, बेसिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हाइल रिड्यूसिंग पावर, एसिडिक कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ, पॉइजनस नेचर, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और देखिएगा इसके बाद हाइड्रा एसिड ऑफ N की बात करते हैं कि कौन कौन से हाइड्रा एसिड बनाते हैं, यानी यहाँ पर हाइड्राइड की बात कर रहे हैं तो NH3 बनता है, अमोनिया N2H4 बनता है या इसी को NH2NH2 कहते हैं, ये हाइड्रोजीन कहलाता है। ये दोनों बेसिक एनहाइड्राइड होते हैं यानी बेसिक नेचर के होते हैं। जबकि N3H जो होता है हाइड्राजोइक एसिड होता है, ये भी एक तरह का हाइड्रा एसिड है। और N3H जो है हाइड्राजोइक एसिड ये एसिडिक एनहाइड्राइड है, जबकि अमोनिया और N2H4 बेसिक एनहाइड्राइड हैं और ये N3H जो होगा एसिडिक इन नेचर का होगा। तो देखिए यहाँ पर अमोनिया N2H4 ये बेसिक एनहाइड्राइड है, जबकि N3H क्या है, एसिडिक एनहाइड्राइड है। देखिए अमोनिया इज नॉन इनफ्लेमेबल वाइल PS3 कैचेस फायर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ P2H4 डाइफॉस्फेट। देखिए अमोनिया तो नॉन इनफ्लेमेबल होता है, अमोनिया में बताएगा नॉन इनफ्लेमेबल होगा, लेकिन PS3 आग को कैच कर लेगा, क्योंकि बताएगा यहाँ फायर को कैच कर लेगा क्योंकि इसमें डाइफॉस्फीन होता है, प्रेजेंस ऑफ डाइफॉस्फीन, और ये फॉर्म करता है रिंग ऑफ स्मोक जिसको कहते हैं वार्टेक्स रिंग। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अमोनिया नॉन इनफ्लेमेबल होता है, जबकि PS3 जो इसी ग्रुप का हाइड्राइड है PS3 वो फायर को कैच कर लेता है क्योंकि इसमें डाइफॉस्फीन प्रेजेंस होता है और ये रिंग ऑफ स्मोक का फॉर्मेशन करता है जिसको वार्टेक्स रिंग कहते हैं। कौन सा रिंग, VORTEX यानी वार्टेक्स रिंग कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए डाइफॉस्फीन 2P2H4 हमने 7O2 से रिएक्ट कराया और बन गया 4HPO3 यानी मेटा फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया और साथ में 2 मोल्स वाटर के भी बन गए। तो देखिएगा अमोनिया तो
तो नॉन इन्फ्लेमेबल होगा, जबकि PH3 आग को कैच कर लेता है क्योंकि इसके पास डाइफॉस्फीन होता है, डाइफॉस्फीन प्रेजेंस होता है और ये एक स्मोक ऑफ रिंग बनाता है या रिंग ऑफ स्मोक बनाता है जिसको वर्टेक्स रिंग का नाम देते हैं। इसके आगे की स्लाइड में हम बात करते हैं, देखिए अमोनिया के बारे में ही बात करते हैं। और अमोनिया नीदर बर्न्स नॉर हेल्प इन बर्निंग, याद रखिए अमोनिया ना तो बर्न होता है और ना बर्निंग में हेल्प करता है, और इसको रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर में, याद रखिएगा यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। तो अमोनिया नीदर बर्न नॉर हेल्प इन बर्निंग एंड यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। अमोनिया फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ कैडमियम, मरकरी, कॉपर एंड सिल्वर, याद रखिएगा अमोनिया कैडमियम के साथ, मरकरी के साथ, कॉपर के साथ, सिल्वर के साथ देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, बट PH3 डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अमोनिया तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्म करता है कैडमियम, मरकरी, कॉपर और सिल्वर के साथ, बट PH3 डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, याद रखिएगा PH3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। हाइड्रोजन अभी हम लोगों ने पीछे नाम लिया था, हाइड्रोजन जो N2H4 होता है और हाइड्रोजोइक एसिड N3H आर अदर हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन बिसाइड्स अमोनिया, याद रखिएगा ये हमने बताया था। हाइड्रोजन और हाइड्रोजोइक एसिड जो है अमोनिया के अलावा इनके नाइट्रोजन के अदर हाइड्राइड हैं। और हाइड्रोजन बताएगा प्रिपेयर्ड किया जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विथ NaOCl, याद रखिएगा NaOCl का नाम होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड नाम होगा इसका, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है, लास्ट में IT लगेगा। हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विथ NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और देखिए 2NH3 और प्लस NaOCl कंबाइन कर गया, N2H4 बन गया प्लस NaCl प्लस H2O, N2H4 प्लस NaCl और H2O, यानी बताइए अमोनिया को अगर हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है और साथ में NaCl भी बनता है और वाटर भी बनता है। हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, बताइए रॉकेट फ्यूल की तरह यूज किया जाते हैं, रॉकेट में फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं, तो हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव रॉकेट फ्यूल में यूज किए जाते हैं। और देखिए एक और एजाइड आपको बता दें N3- होता है एजाइड आयन। एजाइड आयन जो होता है ये फंक्शन करेगा एज अ लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल लाइक हैलाइड आयन, याद रखिए एजाइड जो होगा N3- जो होगा फंक्शन एज अ लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल लाइक हाइलाइड आयन की तरह ये भी लिगेंड का काम करेगा। और ट्रांजिशन मेटल में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट BiH3 का सबसे ज़्यादा होगा, SbH3 का उससे कम, NH3 का उससे कम और सबसे कम PH3 का होगा। देखिए NH3 बीच में आता है, NH3 देखिए एक्सेप्शनली बताइएगा ये थोड़ा सा बीच में आ जाता है और ऐसा क्यों होता है क्योंकि NH3 का में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी, जबकि NH3 को लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से NH3 बताइएगा पहले आ गया यहाँ पर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन है जिससे बताइएगा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज हो गया। मेल्टिंग पॉइंट में देखिए PH3 का सबसे कम, ASH3 का उससे ज़्यादा, SbH3 का उससे ज़्यादा और NH3 का सबसे ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट देखा, बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट किस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया बताइएगा यहाँ पर थोड़ा सा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गई। और देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड के बारे में। तो सबसे पहले बता दें ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म हैलाइड ऑफ विद फार्मूला EX3 एंड EX5, यानी यहाँ पर EX3 का फॉर्मेशन भी होगा और EX5 भी कभी कभी बनता है। नाइट्रोजन देखिए नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल डी सब ऑर्बिटल एंड बिस्मथ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट डू नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड, याद रखिएगा नाइट्रोजन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नाइट्रोजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड बिस्मथ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिस्मथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इसका मतलब ये लोअर वैलेंसी को सपोर्ट करता है। तो बताइए बिस्मथ और नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, इस वजह से ये पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसका मतलब NX5 नहीं बन सकता और BX5 भी नहीं बन सकता। तो देखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नाइट्रोजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी सब ऑर्बिट एंड बिस्मथ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट डू नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड, याद रखिए पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इसका मतलब NX5 भी नहीं बनेगा और BiX5 भी नहीं बनेगा। इस तरह से देखिए आगे हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाइलाइड की बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हाइलाइड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज लोअर वैलेंसी इज स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद रखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ हाइलाइड जो होगा टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, ऐसा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से है क्योंकि लोअर वैलेंसी इज स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसका मतलब NCl3 में सबसे कम, उसके बाद PCl3 में उससे ज़्यादा, SCl3 में उससे ज़्यादा, SbCl3 में उससे ज़्यादा और BiCl3 में, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट में हायर जो एलिमेंट होते हैं वो लोअर वैलेंसी को ऑक्युपाइड करते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोगों ने पीछे पीआरडी प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था और भी चैप्टर यानी केमिकल बॉन्डिंग में भी इसकी बात की थी। देखिएगा
ऑल हाइलाइट्स आर कोवलेंट एक्सेप्ट BiF3। याद रखिए सारे के सारे हाइलाइट को बताएगा कोवलेंट नेचर के होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जबकि BiF3 आयनिक नेचर का होगा, यानी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो ऑल हाइलाइट्स आर कोवलेंट एक्सेप्ट BiF3। BiF3 क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। याद रखिएगा फॉर ट्राई हाइलाइट ऑफ नाइट्रोजन द स्टेबिलिटी डिक्रीजेज इन ऑर्डर। ये देखिएगा फॉर ट्राई हाइलाइट ऑफ नाइट्रोजन द स्टेबिलिटी डिक्रीजेज इन ऑर्डर NF3 NCl3 NBr, यानी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी NF3 की, उसके बाद NCl3 की और उसके बाद NBr3 की होगी। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो यहाँ पर जो 15 ग्रुप एलिमेंट हैं वो पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं और ट्राई हैलाइड भी बनाते हैं, दोनों बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और बिस्मथ जरा बताएगा पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है और बिस्मथ इनर्ट पेयर की इफेक्ट की वजह से पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता। और स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज लोअर वैलेंसी इज स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद रखिएगा NCl3 PaCl3 ACl3 और इस तरह का ऑर्डर होगा। ऑल हैलाइड आर कोवलेंट एक्सेप्ट BiF3। BiF3 आयनिक होता है। और आपको बताते हैं ट्राई हैलाइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर दिखाया गया, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी NF3 की, उसके बाद NCl3 की, उसके बाद NBr3। NCl3 एजीन कहलाता है। कहते हैं लेविस बेस स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन ऑर्डर। लेविस बेस यानी इनकी लेविस बेस बेसिक प्रॉपर्टी बताएगा ऑर्डर में कैसे इंक्रीज करती है। NF3 का सबसे कम, NCl3 का उससे ज्यादा, NBr3 का उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा Ni3 का, क्योंकि I का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर लेविस बेस स्ट्रेंथ जो होगा NF3 और उसके बाद NCl3, उसके बाद NBr3, फिर Ni3 होगा। और देखिए द ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलाइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट डिक्रीजेज इन ऑर्डर। देखिए द ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलाइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट डिक्रीजेज इन ऑर्डर। सबसे पहले NCl3 का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद PCl3 का होगा, AsCl3, फिर SbCl3, फिर BiCl3 होगा। याद रखेंगे कौन आसानी से हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करता है, इसमें सबसे तेजी से रिएक्शन जो शो करेगा द ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलाइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करेगा एजीन यानी NCl3, उसके बाद PCl3, फिर AsCl3 और उसके बाद ऑर्डर में SbCl3 और BiCl3 आएंगे। तो सबसे तेज जो हाइड्रोलिसिस शो करेगा वो नाइट्रोजन का हैलाइड शो करेगा, उसके बाद फास्फोरस का हैलाइड शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर हैलाइड की बात हो रही है और NF3 और PF3 हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। याद रखिएगा NF3 और PF3 फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से NF3 और PF3 हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। याद रखेंगे इसको, NF3 और PF3 हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। NF3 स्टेबल होगा बट NCl3 इज एक्सप्लोजिव। याद रखिए NF3 स्टेबल है बट NCl3 इज एक्सप्लोजिव। NBr3 एंड Ni3 आर नोन एज देयर अमोनिएट्स के फॉर्म में ये ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं। तो NBr3 और Ni3 को अमोनिएट्स के फॉर्म में ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा NBr3.6 NH3 Ni3.6 NH3, यानी दोनों अमोनिएट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। NCl3 एजीन कहलाता है और ये एक्सप्लोजिव होता है और NF3 बताएगा स्टेबल होता है। NH3 स्टेबल होता है लेकिन NCl3 इतना स्टेबल नहीं होता है। याद रखिएगा इन सॉलिड स्टेट PCl5 एग्जिस्ट है PCl4+। याद रखेंगे सॉलिड स्टेट में PCl5 PCl4+ की तरह एग्जिस्ट करता है और PCl6 की तरह हैविंग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली। सॉलिड स्टेट में जो PCl5 एग्जिस्ट करेगा PCl4+ में और PCl6+ में एग्जिस्ट करेगा और एक का जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगा और दूसरे का क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो देखिएगा इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर जाना लेविस बेस का ऑर्डर, यहाँ पर Ni3 का सबसे ज्यादा और NF3 का सबसे कम और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन सबसे तेजी से NCl3 शो करते हैं। और याद रखिए NF3 और PF3 हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। NF3 स्टेबल होता है, NCl3 एक्सप्लोजिव होता है, NBr3 और Ni3 अमोनिएट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और सारी स्टेट में PCl5 PCl4+ और PCl6+ के फॉर्म में होता है और इसका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद देखिए आगे हाइलाइट में हम लोग बात करेंगे, आगे भी हाइलाइट की बात करते हैं। PCl5 आपको बता दें इज नॉट वेरी स्टेबल। PCl5 स्टेबल नहीं होता है और ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू इट्स अनसिमेट्रिकल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। इसका शेप ऐसा होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप का होता है, जहां पर कुछ बाण वेयर सम बाण एंगल आर 90 डिग्री एंड अदर ऑफ 120। यहाँ पर कुछ बाण 90 डिग्री होते हैं और कुछ बताएगा 2 एंगल 90 डिग्री के होंगे और 3 एंगल के होंगे 120 डिग्री। इसका मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा और ये डिकम्पोज कर जाता है। PCl5 बताएगा आसानी से डिकम्पोज कर जाता है PCl3 और Cl2 में बहुत इजीली डिकम्पोज कर जाता है।
तो याद रखिएगा PCl5 स्टेबल नहीं होता है, ये अनसिमेट्रिकल बताइए इसका क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल होता है और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, जबकि 3 एंगल 120 डिग्री के होते हैं। इसलिए बताइए आसानी से PCl3 और Cl2 में ब्रेक कर जाता है। इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं और एक बॉन्ड वीक होता है और एक स्ट्रांग होता है। और देखिएगा इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट PCl5, देखिए यही रीजन है PCl5 बिहेव करता है एक गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह। याद रखिएगा इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट PCl5 बिहेव एज गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। याद रखिएगा इसका मतलब ये क्लोरीन को ऐड कराने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए जरा बताइएगा ज्यादातर देखिएगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में PCl5 रहते हैं और आसानी से जैसे बताइए CH3COH में CH3COOH में बताइएगा PCl5 लेते हैं और आसानी से बताइए क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम करता है PCl5। आल देखिए इसके बाद है आल क्लोराइड विद कोवेलेंट कैरेक्टर कैन बी हाइड्रोलाइज। याद रखिएगा जितने भी क्लोराइड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो सब के सब हाइड्रोलाइज होंगे, आयनिक वाले हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। देखिए NCl3 आप यहाँ पर देखें, NCl3 को देखें वाटर से रिएक्शन करके अमोनिया बना देता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है और 3HClO बनाता है। इसका मतलब हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन करता है और बताइएगा अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। जबकि PCl3 वाटर से रिएक्ट करके H3PO3 बनाता है और 3HCl बनाता है। H3PO3 का नाम होता है बताइएगा फास्फोरस एसिड, बताइए फास्फोरस एसिड और बताइए HCl, इसका मतलब ये भी हाइड्रोलिसिस शो करता है। PCl5 वाटर से रिएक्ट करके H3PO4 बनाता है और 5HCl बनाता है। H3PO4 का नाम होता है बताइए केमिकल नेम जो है आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है और 2AsCl3 बताइए वाटर से रिएक्ट करके H2O3 बनाता है, ये ऑक्साइड बना देता है, यानी बताइएगा आर्सेनिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा ट्राई ऑक्साइड का और 6HCl बनेगा। SbCl3 बताएगा वाटर से रिएक्ट करके SbOCl बनाता है और 2HCl बनाता है। SbOCl का नाम होता है एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड। याद रखिए एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होगा। इसी तरह से BiCl3 भी वाटर से रिएक्ट करके BiOCl और प्लस 2HCl बनाता है। BiOCl का भी नाम है बताएगा बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। याद रखिएगा बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, जैसे SbOCl है एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, BiOCl क्या है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। इस तरह से देखिएगा यहाँ पर NCl3 भी आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है NH3 और बताएगा 3HClO में HClO का नाम है हाइपोक्लोरस एसिड और PH3 भी बताएगा यहाँ पर हाइड्रोलाइज हो जाता है H3PO3 यानी बताएगा फास्फोरस एसिड में और HCl में और बताएगा PCl5 यहाँ पर फास्फोरिक एसिड में और HCl में हाइड्रोलाइज हो जाता है। HCl3 बताएगा बना देता है आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड और HCl का फॉर्मेशन करता है और SbCl3 बताएगा एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड और HCl का फॉर्मेशन करता है, जबकि BiCl3 बताएगा बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड और HCl का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड और फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइड देख लिया, यानी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन देख लिया और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो चलिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे ऑल द एलिमेंट फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। एक तो E2O3 बनाता है, दूसरा E2O5। ई की जगह पर हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ रख सकते हैं। तो नाइट्रोजन फॉर्म 5 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड एंड देयर एसिडिक कैरेक्टर एज फॉलोज। देखिए कौन कौन से यहाँ पर नाइट्रोजन बताइएगा, नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है, N2O बनाता है और NO बनाता है, N2O3 बनाता है, N2O4 बनाता है, N2O5 बनाता है। N2O में इसका ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +1 होगा, NO में +2 होगा, N2O3 में +3 होगा, N2O4 में +4 और N2O5 में +5। याद रखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के होता है या ऑक्सीडेशन नंबर के होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर +5 वाली है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, N2O5 की होगी और सबसे कम N2O की होगी क्योंकि वहाँ पर +1 है। और एक बात और बता दें, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी होता है। तो देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, बिस्मथ, यानी बिस्मथ की सबसे कम होगी। तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ लगातार डिक्रीज करता जाएगा, तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है N2O5, P2O5, H2O5, Sb2O5, Bi2O5। और देखिए इस तरह से देखिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर के है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी है। देखिए आपसे हमने बताया यहाँ पर E2O3 भी बनता है और E2O5 भी बनता है। ऑल द देखिए सारे के सारे पेंटा ऑक्साइड जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर P2O5 को। P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और बाकी सारे के सारे क्या होते हैं बताइएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जबकि P2O5 क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। और देखिए थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड जो होगी वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, यानी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज इन ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। देखिए इसके बाद की बात करते हैं अगले स्लाइड में।
तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कहेंगे द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। याद रखिएगा, अभी भी पीछे हमने बताया था जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरह से इसी वजह से N2O और NO, N2O में देखिए प्लस नाइट्रोजन का +1 होता है और NO में नाइट्रोजन का +2 होता है, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड का काम करता है। N2O3 बताइए एसिडिक ऑक्साइड, यहाँ पर +3 होगा। NO2 में जरा बताएगा, NO2 में यहाँ पर +4 होगा, तो ये मिक्स्ड एसिडिक ऑक्साइड है, ये मिक्स्ड होता है, HNO2 और HNO3 का मिक्सचर होता है। और N2O5 जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक ऑक्साइड होगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है +5 आती है। तो देखिए आप कहेंगे द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट, यानी जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। देखिए AS2O3 में +3 आता है तो वीक एसिडिक एसिड होता है, और AS2O5 में +5 आएगा आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो इस तरह से देखिएगा जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा, बताइएगा यहाँ पर नॉन मेटलिक ऑक्साइड या बताइएगा 15 ग्रुप के ऑक्साइड में, वैसे वैसे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो अब चाहे E2O3 हो, E2O5 हो, याद रखिएगा अगर ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब देखिए इसके बाद की बात करते हैं, कहते हैं ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस एग्जिस्ट एज डाइमर। देखिए ऑक्साइड जो फास्फोरस का होता है वो डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है, जैसे बताइएगा यहाँ पर P2O3 जो होगा वो P4O6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और P2O5 जो होगा वो P4O10 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस जो एग्जिस्ट करता है वो डाइमर के फॉर्म में, यानी P2O3 P4O6 के फॉर्म में, और P2O5 बताइएगा P4O10 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब चलिए कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं और उनको देखते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो सबसे पहला ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो हम यहाँ पर लेते हैं, देखिए हमने यहाँ पर एक कॉलम बनाया और अलग अलग पहले उस ऑक्साइड का नाम, उसके बाद उसका फार्मूला, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लास्ट में उसके फिजिकल और केमिकल नेचर को दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहला ऑक्साइड यहाँ पर हम देख रहे हैं नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मतलब N2O है, जिसको आप लाफिंग गैस भी कहते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहेंगे और लाफिंग गैस भी नाम देंगे। याद रखिएगा ये लाफिंग गैस का काम करता है, और N2 इसका फार्मूला होता है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इस तरह से बनते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट बताइएगा इसमें नाइट्रोजन की होगी +1, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +1। देखिए इसके बनाने के मेथड कौन कौन से हैं। अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर दीजिए, अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर दिए तो बनता है N2O + 2H2O। याद रखिएगा लाफिंग गैस बनेगा और वाटर बनेगा। और इसी तरह से जिंक को डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करा दिए, देखिए 4Zn + डाइल्यूट 10HNO3 ले लिया तो बना जिंक नाइट्रेट और साथ में N2O + 5H2O। फिजिकल एंड केमिकल नेचर की बात करेंगे तो एक कलरलेस न्यूट्रल गैस होती है। देखिए इसके फिजिकल और केमिकल नेचर की बात करते हैं तो N2O का जो लाफिंग गैस का केमिकल नेचर, फिजिकल नेचर की बात करेंगे, कहेंगे डू नॉट बर्न। याद रखिएगा ये बर्न नहीं होता बट हेल्प्स इन बर्निंग। याद रखिए डू नॉट बर्न बट हेल्प्स इन बर्निंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस बाई डीकम्पोजिशन। ना ये बर्न नहीं होगा लेकिन ये बताए बर्निंग में हेल्प करेगा। हेल्प इन बर्निंग ड्यू, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इसके डीकम्पोजिशन से ऑक्सीजन गैस बनती है। तो देखिए N2O को अगर हम डीकम्पोज कराएं तो 2N2 + O2 बन जाता है। इस ऑक्सीजन गैस के बनने की वजह से ही ये बर्निंग में हेल्प करता है। तो ये बर्न नहीं होता है लेकिन हेल्प करता है बर्निंग में। और 2N2 बताइएगा 2N2 + O2 के फॉर्म में चला गया। दूसरे देखिए ऑक्साइड की हम लोग बात कर रहे हैं और ये है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, NO से डिनोट करते हैं। और इसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 होगा। और देखिए इसके जो कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें देखिए 2NaNO2 को 2FeSO4 + 3H2SO4, इसका मतलब सोडियम नाइट्राइड को फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा यहाँ पर Fe2SO4 का होल थ्राइस और साथ में 2NaHSO4 और +2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से कॉपर को अगर हम लोग डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कराएं तो कॉपर नाइट्रेट और 2NO + 4H2O बन जाता है। तो कॉपर को अगर बताइए नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर नाइट्रेट और 2NO + H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। और देखिए इसके फिजिकल एंड केमिकल नेचर पे आते हैं तो ये भी कलरलेस होती है और न्यूट्रल होती है और पैरामैग्नेटिक इन गैसेस स्टेट होती है। याद रखिए गैसेस स्टेट में क्या होगी, ये पैरामैग्नेटिक होगी।
जबकि सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में ये डायमैग्नेटिक होता है। और देखिएगा इट फॉर्म्स ब्राउन फ्यूम ऑफ NO2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये NO2 का ब्राउन फ्यूम बनाती है। इट फॉर्म्स ब्राउन फ्यूम ऑफ NO2 विद ऑक्सीजन, यानी जैसे ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा 2NO प्लस O2, ये देगा 2NO2, इसका मतलब ब्राउन कलर की बताएगा NO2 की फ्यूम बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो देखिए इस तरह ऑक्साइड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के बारे में पढ़ा। इसके आगे कुछ और ऑक्साइड की बात हम लोग करेंगे, और अभी देखिए यहाँ पर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात और करेंगे, और वो अगले ऑक्साइड ऑफ